अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स, लर्न विद वफा में आप सबका एक बार फिर मैं वेलकम करता हूं। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे प्रोडक्शन कॉस्ट एंड एफिशिएंसी का टॉपिक, जो इस इकोनॉमिक्स का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है। और इस कंसेप्ट में अभी तक हमने डिस्कस किया प्रोडक्शन के बारे में, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन के बारे में, लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। और इसके बाद हमने डिस्कस किया शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन, और हमने फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर्स के बारे में डिस्कस किया। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों ने अच्छे से समझा होगा वो। और आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो भी इसी के रिलेटेड है। टोटल प्रोडक्ट, marginal product and average product. Today we are going to discuss about these very important concepts and much more. दोस्तों, अभी तक जिन फ्रेंड्स ने हमारी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और मेरी एक और रिक्वेस्ट है कि अभी तक जिन फ्रेंड्स तक हमारी ई बुक नहीं पहुंची है, हम अपनी ई बुक की लिंक जो है वो इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में फिर से देने वाले हैं। तो दोस्तों से गुजारिश है कि वो उस लिंक पे विजिट करके हमारी इकोनॉमिक्स की जो ई बुक है वो डाउनलोड कर सकते हैं। और जो फ्रेंड्स वहां से डाउनलोड नहीं कर सकते, वहां पे हमारा अकाउंट नंबर दिया होगा, हमारा फ़ोन नंबर दिया होगा, हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, वो बुक ले सकते हैं। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये टॉपिक, जिसका नाम है टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। इन चीज़ों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे और डिस्कस करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रपोर्शंस की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है एज फार एज दिस कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कंसर्न्ड। सो लेट अस स्टार्ट फ्रेंड्स बाय दिस टोटल प्रोडक्ट। व्हाट इज टोटल प्रोडक्ट? एक्चुअली जो एक फर्म से प्रोडक्ट निकलता है, इस प्रोडक्ट को बनाने में फिक्स्ड फैक्टर्स का भी रोल होता है और वेरिएबल फैक्टर्स का भी रोल होता है। ठीक है, तो टोटल जो प्रोडक्ट निकलता है बाय ऑल द यूनिट्स ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, और इसके साथ मिला के कुछ फिक्स्ड फैक्टर, जो ये कंबाइंड एफर्ट्स लगाते हैं, और लास्ट में जो टोटल उसका आउटपुट निकलता है उसको कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, तो डेफिनेशन में क्या कहेंगे हम? टोटल प्रोडक्ट इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द यूनिट्स ऑफ ए वेरिएबल फैक्टर। देखिए, वेरिएबल फैक्टर बाय डेफिनेशन मींस इट कैन बी चेंज्ड। तो वेरिएबल फैक्टर के बहुत सारे यूनिट्स हम यूज करते हैं, और इसके साथ साथ फिक्स्ड फैक्टर का भी कुछ अमाउंट हम यूज करते हैं। तो वेरिएबल फैक्टर के बहुत सारे यूनिट्स और फिक्स्ड फैक्टर के कुछ फिक्स्ड यूनिट्स जब हम कंबाइन करते हैं, जब उनके एफर्ट्स कंबाइन करते हैं, तो जो हमें आउटपुट मिलता है उसको कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, लेट अस टेक एन एग्जांपल हियर। देखिए, अगर एल हम लेबर कंसिडर करेंगे और के हम कैपिटल कंसिडर करेंगे, तो लेबर जो है हमें पता है कि ये एक वेरिएबल फैक्टर है, और कैपिटल जो है ये एक फिक्स्ड फैक्टर है। ठीक है, से अ मशीन फॉर एग्जांपल। ठीक, तो लेबर, ये वेरिएबल फैक्टर जो है, वेरिएबल फैक्टर के फॉर एग्जांपल प्रोड्यूसर 6 यूनिट्स कंज्यूम करता है या 6 यूनिट्स यूज करता है, और कैपिटल जो है फिक्स्ड फैक्टर उसका 1 यूनिट यूज करता है। ठीक है, तो जिस टाइम ये प्रोड्यूसर फिक्स्ड फैक्टर का 1 यूनिट और वेरिएबल फैक्टर के 6 यूनिट 6 यूनिट्स यूज करता है, तो उस टाइम जो रिजल्टेंट आउटपुट निकलता है, पहला यूनिट जब इसने यूज किया था वेरिएबल फैक्टर का कैपिटल के साथ, तो उस टाइम 10 निकला था आउटपुट। जब दूसरा यूनिट यूज किया तो 12 निकला आउटपुट। जब इसने वेरिएबल फैक्टर का तीसरा यूनिट यूज किया फिक्स्ड फैक्टर के साथ, तो उस टाइम 15 आया आउटपुट। जब इसने 4th यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज किया फिक्स्ड फैक्टर के साथ, तो उस टाइम 12 आया आउटपुट।
जब इसने 5th यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज किया along with the fixed factor, at that time he got the output of 10 units, and at last when he used the 6th unit of this variable factor, at that time he got 6 units of output. Now what will be the total product? Total product will be the sum total of all these products. So जब इसने 6 यूनिट्स प्रोड्यूसर ने 6 यूनिट्स वेरिएबल फैक्टर के यूज किए और 1 यूनिट कैपिटल का यूज किया, तो 6 यूनिट्स का एक एक करके जितना आउटपुट निकला उस को टोटल करके उसका सम टोटल जो है वो होगा टोटल आउटपुट। ठीक है, तो यहां पर भी हम देख सकते हैं टोटल प्रोडक्ट जो है 10 + 12 + 15 + 12 + 10 + 6 जो हमें यहाँ पे आउटपुट मिला था, तो वो हो गया 65 यूनिट्स ऑफ कमोडिटी। ये 65 यूनिट्स है टोटल प्रोडक्ट। ठीक है, तो टोटल प्रोडक्ट इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट ऑफ ईच यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। जो भी ये वेरिएबल फैक्टर्स यूज करता है यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की प्रोसेस में जो भी वेरिएबल फैक्टर्स यूज होते हैं उनका सम टोटल में कितना आउटपुट में कंट्रीब्यूशन रहता है वो हो गया टोटल प्रोडक्ट। एंड दिस इज आल्सो कॉल्ड टोटल रिटर्न ऑफ द वेरिएबल फैक्टर। क्यों इसको टोटल रिटर्न ऑफ द वेरिएबल फैक्टर कहा जाता है? क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर तो फिक्स्ड है और ये जो आप देख रहे हैं कि चेंज हो रहा है ये आउटपुट टोटल प्रोडक्ट 10 से 12, 12 से 15, 15 से फिर 12, 12 से 10, 10 से 6, तो ये जो है ये वेरिएबल फैक्टर के चेंज करने से होता है। अदरवाइज जब हम वेरिएबल फैक्टर चेंज नहीं करेंगे तो फिर 10 पे ही रहेगा। जब हम वेरिएबल फैक्टर चेंज करेंगे फिक्स्ड फैक्टर के साथ तो फिर ये आउटपुट भी चेंज होगा। इसीलिए इसको कहा जाता है टोटल रिटर्न ऑफ द वेरिएबल फैक्टर, क्योंकि ये वेरिएबल फैक्टर की वजह से चेंज होता है ये आउटपुट। ठीक है, तो ये है टोटल प्रोडक्ट का कंसेप्ट। ठीक, तो टोटल प्रोडक्ट हम सम अप करेंगे कि इट इज द सम टोटल ऑफ आउटपुट प्रोड्यूस्ड बाय ऑल द यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर along with some constant amount of the fixed factor। ये हो गया टोटल प्रोडक्ट। अब हम देखेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में। देखिए अब मार्जिनल प्रोडक्ट क्या होता है। मार्जिनल प्रोडक्ट होता है कि टोटल प्रोडक्ट में कितनी चेंज आएगी। ठीक है, टोटल प्रोडक्ट में कितनी चेंज आएगी जब हम वेरिएबल फैक्टर का एक एडिशनल यूनिट यूज करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल अभी तक एक प्रोड्यूसर 5 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज कर रहा था। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल 5 यूनिट्स यूज करने से उसका टोटल प्रोडक्ट निकलता था 50। अब अगर प्रोड्यूसर ने 6ठा यूनिट भी यूज किया, 6th यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर, तो इस 6th यूनिट यूज करने से उसका टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होके 55 बन गया। ठीक है, तो ये जो इंक्रीज हुई, ये जो चेंज आई टोटल प्रोडक्ट में 5 यूनिट्स 50 to 55, ये किसकी वजह से आई? ये चेंज आई बिकॉज ऑफ चेंज इन वेरिएबल फैक्टर, बिकॉज ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। तो इस टाइम जब variable factor, when we use an additional unit of variable factor and it changes the total product, that much of change, that much of increase which happens in the total product because of increase in the variable factor, that is known as marginal product। ठीक है, देखिए यहाँ पे एग्जांपल भी हमने दी है। फॉर एग्जांपल, if output increases from 40 to 45 units when the input of labor is increased from 5 to 6 units। ठीक है, देखिए जब प्रोड्यूसर 5 यूनिट्स ऑफ लेबर यूज कर रहा था, देखिए फिक्स्ड फैक्टर जो है उसकी बात नहीं करेंगे क्योंकि वो फिक्स्ड ही रहता है, कांस्टेंट ही रहता है, वो जितना है उतना ही रहेगा। ठीक है, तो वेरिएबल फैक्टर जब प्रोड्यूसर 5 यूनिट्स यूज करता था तो उस टाइम टोटल प्रोडक्ट था 40। जब इसने एक इंक्रीज किया, जब 6 यूनिट्स ऑफ टोटल जब 6 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर इसने अब यूज किए, एक इंक्रीज किया 5 to 6, तो उस टाइम जो टोटल प्रोडक्ट था वो इंक्रीज हुआ फ्रॉम 40 to 45। ठीक है, तो इसका मतलब है कि मार्जिनल प्रोडक्ट जो होगा वो होगा जितनी इंक्रीज हुई 5 मींस 45 टोटल प्रोडक्ट जो बन गया अब नया वो 45 है,
इससे पहला जो टोटल प्रोडक्ट था 5 यूनिट्स जब लेबर के यूज होते थे या वेरिएबल फैक्टर के यूज वो था 40, तो इनकी जब डिफरेंस निकालेंगे तो मार्जिनल प्रोडक्ट बन गया फिर 5। ये है वो चेंज जो एक एडिशनल यूनिट यूज करने की वजह से टोटल प्रोडक्ट में आई, ठीक है। तो इसको कहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट। सो इन सिंपल टर्म्स वी कैन से दैट मार्जिनल प्रोडक्ट इज द चेंज इन टोटल प्रोडक्ट बिकॉज ऑफ यूज ऑफ एन एडिशनल यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर। इसको कहेंगे हम मार्जिनल प्रोडक्ट, ठीक है। तो मार्जिनल प्रोडक्ट जो 5 यहां पे निकला, इट इज रिलेटेड टू द 6th यूनिट ऑफ लेबर। व्हाई? बिकॉज व्हेन द प्रोड्यूसर यूज्ड 6th यूनिट ऑफ लेबर, एट दैट टाइम द मार्जिनल प्रोडक्ट, द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज्ड बाय 5 यूनिट्स। इट मींस 5 इज द मार्जिनल प्रोडक्ट विच इज रिलेटेड टू द 6th यूनिट ऑफ लेबर, ठीक है दोस्तों। इसके बाद हम बात करेंगे एवरेज प्रोडक्ट की। देखिए एवरेज प्रोडक्ट जो है इसको हम डिफाइन करते हैं आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन। जो भी हम वेरिएबल फैक्टर्स यूज करते हैं इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन, वो पर यूनिट एवरेज में वो पर यूनिट कितना कंट्रीब्यूट करते हैं टोटल प्रोडक्ट में, ठीक है। यानी टोटल प्रोडक्ट जितना निकलता है उतना उसमें हर किसी यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर का एवरेज में कितना कंट्रीब्यूशन रहता है, उसको कहते हैं एवरेज प्रोडक्ट। सो वी कैन से दैट एवरेज प्रोडक्ट इज आउटपुट पर यूनिट ऑफ द वेरिएबल फैक्टर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन एंड इट इज एस्टिमेटेड सिंपली, जैसे हम मीन निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं, एवरेज प्रोडक्ट विल बी इक्वल टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर मींस एल मींस लेबर फॉर एग्जांपल। यहाँ पे तो जितने नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज किए होंगे उतने यहाँ पे डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर, ठीक है। तो इस तरीके से हम एवरेज प्रोडक्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे एपी का मतलब है एवरेज प्रोडक्ट, टीपी का मतलब है टोटल प्रोडक्ट एंड एल का मतलब है लेबर जो वेरिएबल फैक्टर है, ठीक है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मिसाल के तौर पर हम कुछ वैल्यूज देंगे। टोटल प्रोडक्ट अगर 40 निकलता है, ठीक है, व्हेन 5 यूनिट्स ऑफ लेबर आर यूज्ड, ठीक है, तो एट दैट टाइम एवरेज प्रोडक्ट किसके बराबर होगा? टोटल प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय एल मीनस टोटल प्रोडक्ट यहाँ पे हमने 40 रखा और एल यहाँ पे हमने 5 यूनिट्स रखे, तो एवरेज प्रोडक्ट होगा 8 यूनिट्स ऑफ आउटपुट। तो हर कोई जो इनमें लेबर का हर कोई यूनिट जो होगा वो एट लीस्ट वो एवरेज में 8 यूनिट्स ऑफ आउटपुट कंट्रीब्यूट करता होगा वो एवरेज में, ठीक है। तो ये हो गया एवरेज प्रोडक्ट। तो फ्रेंड्स हमने बात की टोटल प्रोडक्ट के बारे में, मार्जिनल प्रोडक्ट के बारे में और एवरेज प्रोडक्ट के बारे में। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स एज फार एज दिस कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कंसर्न्ड। तो इनको अच्छी तरह से समझे आप। इसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट की बात करने जा रहे हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ रिटर्न्स टू एफ फैक्टर। इसकी बात करेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है एंड इट इज वेरी नेसेसरी टू अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट एज फार एज दिस कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन इज कंसर्न्ड। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और रिटर्न्स टू एफ फैक्टर। So friends, once again I will say that this is very important law as far as the concept of production is concerned. And this law, the law of variable proportions, it is related to the short run production function. हमने डिस्कस किया इससे पहले short run production function and long run production function. And this law is related to the short run production function. ठीक है, ये लॉ जो है इसका रिलेशन है, इसका ताल्लुक है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के साथ, ठीक है। जहां पर हम एक फैक्टर वेरिएबल रखते हैं और बाकी जो फैक्टर्स होते हैं वो फिक्स्ड रहते हैं, ठीक है। तो हमने पढ़ा है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के बारे में, वहां पे एक वेरिएबल फैक्टर होता है और बाकी जो अदर फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहते हैं, ठीक है। तो इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस का ताल्लुक है शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन के साथ। और ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है इसका कंसर्न किस चीज के साथ है? ये स्टडी करता है द बिहेवियर ऑफ आउटपुट, ठीक है। इट स्टडीज द बिहेवियर ऑफ आउटपुट। आउटपुट कितना चेंज होता है व्हेन यू इंक्रीज द नंबर ऑफ यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर। जब हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं, ठीक है। देखिए फिक्स्ड फैक्टर, अगेन आई विल से दैट इट इज फिक्स्ड, ये कांस्टेंट रहता है, इसके बारे में हम बात यहां नहीं करेंगे। तो जब लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस
स्टडी करता है बिहेवियर ऑफ आउटपुट, कि आउटपुट में कितनी चेंज आएगी, किस तरह की चेंज आएगी। ठीक है, जब हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करेंगे, जब हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे तो आउटपुट पे क्या असर पड़ेगा। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस जो है ये इस चीज के बारे में स्टडी करती है। ठीक है, सो इट रिफ्लेक्ट्स it refers to the effect of the changing factor ratio of the on the output। ठीक है, जो हम फैक्टर रेशियो चेंज करते हैं, यानी अगर हम फॉर एग्जांपल 2 यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर यूज करते थे और 1 यूनिट ऑफ फिक्स्ड फैक्टर, फिर हमने 4 यूनिट्स वेरिएबल फैक्टर किए, फिर हमने 6 यूनिट्स वेरिएबल फैक्टर किए। ठीक है, तो ये हमने फैक्टर रेशियो चेंज किया, तो इस फैक्टर रेशियो के चेंज करने से आउटपुट पे क्या असर पड़ेगा, ये इस लॉ में हम पढ़ते हैं। ठीक है, एंड दिस इज अज्यूमिंग दैट ऑल द अदर फैक्टर्स आर कांस्टेंट। ये मैंने पहले ही बोला कि बाकी जो भी फैक्टर्स है वो कांस्टेंट है, ये हम अज्यूम करते हैं यहाँ पर। एंड दिस रिलेशनशिप इज कॉल्ड एज रिटर्न्स टू ए फैक्टर, और इस रिलेशनशिप जो है यहाँ पर है आउटपुट और वेरिएबल फैक्टर के बारे में जो भी रिलेशन है बनती है, फिर उसको कहते हैं रिटर्न्स टू ए फैक्टर। और वी कैन से दैट लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस इज आल्सो नोन एज रिटर्न्स टू ए फैक्टर। नाउ व्हाट इज द स्टेटमेंट ऑफ दिस लॉ? What does this law say? ये लॉ क्या कहती है? The law of variable proportions or returns to a factor states that keeping other factors constant, जो बाकी फैक्टर्स है वो कांस्टेंट रहेंगे। ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस कहती है कि बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखिए। When you increase the variable factor, then the total product initially increases at an increasing rate। ठीक है, ये इसका स्टेटमेंट है लॉ का। ठीक है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे, पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। इन लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस या रिटर्न्स टू ए फैक्टर ये कहती है कि बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रख के जब हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तो आउटपुट पे क्या असर पड़ता है, टोटल प्रोडक्ट पे क्या असर पड़ता है। टोटल प्रोडक्ट इनिशियली इंक्रीजेज एट एन इंक्रीजिंग रेट, पहले स्टेज में टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होता है एट एन इंक्रीजिंग रेट, ये बढ़ती हुई रफ्तार में इंक्रीज होता है। ठीक है, देन इंक्रीजिंग एट ए डिमिनिशिंग रेट, उसके बाद दूसरे स्टेज में ये इंक्रीज होता है लेकिन डिमिनिशिंग रेट पर, लेकिन यानी इंक्रीज होता है लेकिन कम रेट पर। ठीक है, यानी इंक्रीज हो रहा है लेकिन कम रेट पे हो रहा है इंक्रीज। ठीक है, एंड इवेंचुअली स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, और फाइनल स्टेज इसका ये आता है कि ये डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। तो हमने यहां पे देखा कि लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस जो है इसके 3 स्टेजेस हैं। ठीक है, पहले स्टेज में जब हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं, फिक्स्ड फैक्टर तो कांस्टेंट है, जब हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तो टोटल प्रोडक्ट पे क्या असर पड़ता है, वो इंक्रीज हो रहा है एट एन इंक्रीजिंग रेट। ठीक है, और जब हम दूसरे स्टेज में वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करते हैं तो एट दैट टाइम द टोटल प्रोडक्ट इंक्रीजेज एट ए डिमिनिशिंग रेट, एंड इन द फाइनल स्टेज व्हेन we go on increasing the variable factor, then the total product starts declining। अब यहां से टोटल प्रोडक्ट स्टार्ट हो रहा है डिक्लाइन करना, नीचे जाना। ठीक है, फिर टोटल प्रोडक्ट नीचे जाता है, नेगेटिव में चला जाता है। ठीक है, तो ये है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। आगे पूरी डिटेल में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो पहले देखेंगे assumptions ऑफ द लॉ, इस लॉ के assumptions क्या है। ठीक है, तो सबसे पहला एजम्पशन जो यहां पे है वो है कांस्टेंट स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी, कि टेक्नोलॉजी जो है वो कांस्टेंट है। इट इज अज्यूम्ड टू बी गिवन एंड अनचेंज्ड, ये इस टेक्नोलॉजी में चेंज नहीं होती। ठीक है, जब हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को स्टडी करते हैं तो हम ये अज्यूम करते हैं कि स्टेट ऑफ टेक्नोलॉजी इज कांस्टेंट, ये चेंज नहीं होती। ठीक है, इफ देयर इज एन इंप्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी देन द मार्जिनल प्रोडक्ट में राइज इन स्टेट ऑफ डिमिनिशिंग। ठीक है, फिर ये जो लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस है इट विल नॉट होल्ड गुड if this constant if the state of technology is changed। Now second this assumption is fixed amount of other factors। तो ये हमने पहले भी देखा कि बाकी जो भी फैक्टर्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, जो भी फैक्टर इनपुट्स हैं वो कांस्टेंट रहेंगे, वो फिक्स्ड रहेंगे, वो चेंज नहीं होंगे। ठीक है, तो ये इसी हालत में पॉसिबल है कि हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को स्टडी कर सकते हैं कि जब हम बाकी फैक्टर्स को कांस्टेंट रखेंगे, एक ही फैक्टर को वेरिएबल रखेंगे। ठीक है, और तीसरा जो assumption है पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिंग द फैक्टर प्रोपोर्शंस। ठीक है, तो इसमें पॉसिबिलिटी रहती है कि फैक्टर रेशियो हम चेंज कर सकते हैं, तभी तो ये लॉ मुमकिन है। ठीक है, जब हम वेरिएबल फैक्टर को इंक्रीज करेंगे यानी फैक्टर प्रोपोर्शन जो फैक्टर रेशियो है वो चेंज करेंगे, तभी पॉसिबल है कि
ये लॉ एप्लीकेबल होगा, ठीक है। थर्डली, द लॉ इज बेस्ड अपॉन द पॉसिबिलिटी ऑफ वेरिंग द प्रोपोर्शंस इन विच द वेरियस फैक्टर्स कैन बी कंबाइंड टू प्रोड्यूस अ प्रोडक्ट। सो द लॉ डज नॉट अप्लाई इफ द फैक्टर्स मस्ट बी यूज्ड इन फिक्स्ड प्रोपोर्शंस टू यील्ड ए प्रोडक्ट। ये लॉ उस टाइम एप्लीकेबल नहीं होगा जब हम एक ही कांस्टेंट प्रोपोर्शन में फैक्टर्स को यूज करेंगे। फॉर एग्जांपल, हम 2 यूनिट्स फिक्स्ड फैक्टर के यूज कर रहे हैं और 4 यूनिट्स वेरिएबल फैक्टर के यूज कर रहे हैं। अगर हमने बिल्कुल इसी अंदाज में फिक्स्ड और वेरिएबल फैक्टर को इसी प्रोपोर्शन में यूज किया कंटिन्यूअसली, तो फिर ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। हमें जरूरी वेरिएबल फैक्टर को चेंज करना होगा और इस फैक्टर रेशियो को वेरी करना होगा ताकि ये लॉ एप्लीकेबल हो जाए। इस लॉ को हम पूरी अच्छे तरीके से ये स्टडी कर पाए, ठीक है। तो ये है 3 इंपॉर्टेंट असम्पशंस जो हम अज्यूम करते हैं इस लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस को स्टडी करने में। चलिए दोस्तों, अब देखते हैं कि जो हमने अभी स्टेटमेंट में पढ़ा कि जब हम वेरिएबल फैक्टर को चेंज करते हैं तो टोटल प्रोडक्ट पहले इंक्रीज होता है एट एन इंक्रीजिंग रेट, फिर इंक्रीज होता है एट ए डिमिनिशिंग रेट और बाद में डिक्लाइन होता है। तो ये हम यहाँ पे पढ़ेंगे इस फिगर में, ठीक है, इस टेबल में पढ़ेंगे और ये जो फिगर दी हुई है यहाँ पर इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हम समझने की कोशिश करेंगे इस फिगर से। देखिए, यहाँ पर जो लैंड है वो फिक्स्ड फैक्टर है, रियल ये फिक्स्ड फैक्टर है लैंड, 1 एकड़ ये लैंड है, इसमें कोई चेंज नहीं आती, ये फिक्स्ड फैक्टर है, इसको हम चेंज नहीं करेंगे। वेरिएबल फैक्टर जो है उसको हम चेंज करेंगे, ठीक है। देखिए, वेरिएबल फैक्टर पहले 0 है, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। सो इट मीन्स दैट वी आर गोइंग ऑन इंक्रीजिंग एंड इंक्रीजिंग दिस वेरिएबल फैक्टर, इसको हम इंक्रीज कर रहे हैं, ठीक है। तो 8 यूनिट्स तक हम जा रहे हैं, ठीक है। तो अब देखेंगे कि जब हम ये वेरिएबल फैक्टर इंक्रीज कर रहे हैं तो इस टोटल प्रोडक्ट पर क्या असर पड़ रहा है, यानी आउटपुट पर क्या असर पड़ रहा है। यहाँ पे टीपीपी लिखा है, टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी इसको कहा जाता है, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट को टोटल फिजिकल प्रोडक्ट भी कहा जाता है, मार्जिनल प्रोडक्ट को मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट भी कहा जाता है। तो इट शुड नॉट बी कंफ्यूजिंग हियर। सो when we go on increasing and increasing the units of variable factor, what will be its effect on total physical product? देखिए, जब वेरिएबल फैक्टर का 0 हम यहाँ पे 0 था वेरिएबल फैक्टर, तो ऑब्वियसली उस टाइम तो फिजिकल प्रोडक्ट कुछ नहीं हो सकता, टोटल प्रोडक्ट तो कुछ नहीं हो सकता। देखिए, अब ये तो फिक्स्ड फैक्टर सेम है। अब जब हमने पहला यूनिट ऑफ लेबर, पहला यूनिट ऑफ फॉर एग्जांपल वेरिएबल फैक्टर एम्प्लॉय किया, तो पहले लेबर ने कितना काम किया, उसने 2 प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। अब जब हमने दूसरा किया तो उसने 2 से 6 तक, मतलब उसने 4 यूनिट्स बनाए, ठीक है। फिर हमने तीसरा यूनिट किया तो उसने 6 से 12 तक मैंने 6 यूनिट्स बनाए। तो अब ये इंक्रीज हो रहा है, देखिए 0 से 2, फिर 2 से 6 इसमें 4 इंक्रीज हुए, फिर 6 से 12 इसमें 6 इंक्रीज हुए, ठीक है। तो इट मीन्स इट इज गोइंग इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट, ठीक है। पहले 0 से 2 तो 2 का इंक्रीज हुआ, ठीक है। अब 2 से 6 मीन्स 4 प्रोडक्ट्स का इंक्रीज हुआ। अब 6 से 12 मीन्स 6 का इंक्रीज हुआ। तो इट मीन्स दैट इट इज इंक्रीजिंग एट ए इंक्रीजिंग रेट। अब देखिए, अब जब चौथा यूनिट एम्प्लॉय हुआ, चौथा यूनिट, 4th यूनिट ऑफ वेरिएबल फैक्टर जब एम्प्लॉय हुआ, तो अब 12 से 16 हुआ। इट मीन्स अब 4 ही इंक्रीज तो हुआ लेकिन 6 से कम, यानी 4 ही प्रोडक्ट्स इंक्रीज हुए। अब देखिए, 5वां यूनिट जब यूज किया तो 18 मीन्स अब 2 ही यूनिट्स इंक्रीज हुए। अभी तो 6 हुए थे, फिर 4 हुए थे, अब 2 हो रहे हैं, ठीक है। अब जब छठा यूनिट यूज किया तो 18 ही निकलता है टोटल प्रोडक्ट। इसका मतलब है कि अब कोई भी इंक्रीज नहीं हुई। फिर जब 7वां यूनिट एम्प्लॉय किया तो 14 मीन्स अब ये डिक्लाइन होने लगा, 18 से नीचे आ गया, 14 ही अब इंक्रीज हुआ। जब 8th यूनिट यूज किया तो 14 से नीचे आ गया, 8 ही यूनिट्स अब इंक्रीज हुए, ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक ट्रेंड देख रहे हैं, ठीक है। देखिए, जब हमने 3 यूनिट्स तक इंक्रीज किए थे तो ये जो टोटल प्रोडक्ट था ये इंक्रीज हो रहा था एट एन इंक्रीजिंग रेट। जब हमने चौथा, 5वां और 6ठा यूज किया तो ये इंक्रीज हो रहा था एट डिमिनिशिंग रेट, ठीक है। इंक्रीज हो रहा था, अभी भी इंक्रीज हो रहा था लेकिन डिक्रीजिंग रेट पे, डिमिनिशिंग रेट पे, ठीक है। लेकिन जब हमने 7वां और 8वां यूनिट एम्प्लॉय किया तो ये बिल्कुल डिक्लाइन होने लगा,
ठीक है, 18 से नीचे आ गया 14, 14 से नीचे आ गया 8, ठीक है। तो 3 स्टेजेस हम यहां पे विटनेस कर रहे हैं, ठीक है। और इस फिगर में भी हम यही चीज देखने वाले हैं, ठीक। देखिए पहले तो ये कर्व जो है पहले इंक्रीज हो रही है, ठीक है, इस स्टेज तक, ये इसका पहला स्टेज है, ठीक है, ये पहला वाला स्टेज जब हमने 3 यूनिट्स तक एम्प्लॉय किए। अब यहां से तो बिल्कुल इंक्रीज हो रहा है। अब देखिए, अब यहां से भी इंक्रीज हो रहा है यहां तक, लेकिन थोड़ा सा नीचे आ रहा है, ठीक है, यानी डिमिनिशिंग रेट पे ये इंक्रीज हो रहा है एट ए डिमिनिशिंग रेट। लेकिन फिर जब यहां से हमने 7वां और 8वां यूनिट एम्प्लॉय किया तो अब यहां से नीचे आने लगा, ठीक है, तो डिक्लाइन होने लगा, ठीक है। सो दीज आर द 3 स्टेजेस, स्टेज 1, स्टेज 2 यहां से यहां तक, और स्टेज 3 यहां से यहां नीचे, ठीक है। सो दीज आर द 3 स्टेजेस। आई होप कि आप लोगों ने समझा होगा अच्छी तरह से, ठीक है। तो ये 3 स्टेजेस हैं लॉ ऑफ दिस वेरिएबल प्रोपोर्शंस और लॉ ऑफ रिटर्न टू एफ फैक्टर, इसके 3 स्टेजेस। आई होप कि आप लोगों ने अच्छी तरह से समझे होंगे। तो पहले स्टेज में क्या हो रहा है, द टोटल प्रोडक्ट इज इंक्रीजिंग एट एन इंक्रीजिंग रेट। In the second stage, total product is increasing at a diminishing rate, and in the third stage, total product is declining. ये decline हो रहा है, ठीक है। So in this example, land is the fixed factor and labor is the variable factor. The table shows the different amounts of output when you apply different units of labor. जब हम different units of labor employ करते हैं तो output पे क्या असर पड़ता है। To 1 acre of land हमने fixed factor रखा है 1 acre of land, जब हम इस पे variable factor इंक्रीज कर रहे हैं तो आउटपुट पे क्या असर पड़ता है, ये हमने इस फिगर में पढ़ा, ठीक है। ये चीज हमने इस फिगर में, ये लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस हमने यहाँ पे स्टडी की। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे एक क्वेश्चन अराइज होता है, ठीक है। यहाँ पे एक सवाल पैदा होता है कि जो प्रोड्यूसर है, जो एक रैशनल प्रोड्यूसर होगा, वो किस स्टेज में प्रेफर करेगा कि प्रोडक्शन किस स्टेज में हो, पहले स्टेज में, दूसरे स्टेज में या तीसरे स्टेज में, ठीक है। देखिए अगर एक प्रोड्यूसर पहले स्टेज में प्रोडक्शन करता है तो आगे तो दूसरा स्टेज है, इसमें भी प्रोडक्ट इंक्रीज होने की कैपेसिटी है, ठीक है। तो पहला स्टेज कभी भी कोई भी प्रोड्यूसर प्रेफर नहीं करता, क्योंकि इसको पता है कि जब हम दूसरे स्टेज में जाएंगे तो वहां पे भी ज्यादा प्रोडक्ट होगा, ठीक है, वहां पे भी मोर लेबर एम्प्लॉय करने से प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती है, ठीक है। तो ये पहला स्टेज कभी प्रेफर नहीं करेगा। अब अगर तीसरे स्टेज की तरफ देखेंगे तो तीसरे स्टेज में हम देख रहे हैं कि टोटल प्रोडक्ट डिक्लाइन हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये वाला भी प्रेफर नहीं करेगा एक रैशनल प्रोड्यूसर। तो फिर जो दूसरा बचता है, दूसरा स्टेज, एनी रैशनल प्रोड्यूसर, जो भी कोई रैशनल प्रोड्यूसर होगा, वो हमेशा दूसरा स्टेज जो होता है, जो डिमिनिशिंग रिटर्न्स का स्टेज होता है, इसको कहते हैं स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। सो any rational producer will prefer the stage of diminishing returns. It means the second stage of production. हर कोई रैशनल प्रोड्यूसर जो होगा वो दूसरा स्टेज प्रेफर करेगा। क्यों? इसकी ये वजह है कि जब हम पहले स्टेज से जाते हैं ऊपर, तो दूसरे स्टेज में जब पहुंच जाते हैं तो इस स्टेज में भी प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही है अप टू दिस पॉइंट, दिस पॉइंट तक, इस पॉइंट से यहां तक प्रोड्यूसर इस रेंज में रहना पसंद करेगा, क्योंकि यहां पे प्रोडक्शन पीक पर होती है, ठीक है। अगर इससे आगे गया तो डिक्लाइन हो जाएगी प्रोडक्शन, अगर इससे नीचे गया तो सोचेगा कि आगे भी प्रोडक्शन इंक्रीज होने की कैपेसिटी है, तो इसलिए ना ये पहले स्टेज में रहेगा ना तीसरे स्टेज में रहेगा। ही विल प्रेफर टू बी इन द सेकेंड स्टेज बिकॉज दिस स्टेज विल यील्ड हिम द मोस्ट प्रॉफिट, क्योंकि इस स्टेज में रह के उसको सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, ठीक है। तो एनी रैशनल प्रोड्यूसर विल प्रेफर टू प्रोड्यूस गुड्स एंड सर्विसेज इन द सेकेंड स्टेज। इट मीन्स द स्टेज ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठीक है। तो ये था लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस। दोस्तों हमने कंक्लूड किया है जो हमारा प्रोडक्शन था, प्रोडक्शन का टॉपिक वो हमने कंक्लूड किया। इसी के साथ अब कॉस्ट का कंसेप्ट है वो हम आगे इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आया होगा ये वाला कंसेप्ट भी, जो लॉ ऑफ लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस और रिटर्न टू फैक्टर। इससे पहले हमने पढ़ा टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट, और जो तीनों स्टेजेस हैं लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के, ये आप लोगों के समझ में आया होगा। सो फ्रेंड्स, we'll be back inshallah with the cost, the concept of costs and their types. We will be back with that topic
टिल देन अल्लाह हाफिज़। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और लास्ट में फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि अभी तक जिन फ्रेंड्स के पास हमारी ई बुक नहीं पहुंची है, हम डिस्क्रिप्शन में उसकी लिंक देने वाले हैं, तो वहां से डाउनलोड करें। अगर नहीं तो हम वहां पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी देंगे, तो उस कॉन्टैक्ट नंबर पे आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, हम आपको वो बुक प्रोवाइड कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़।